हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था। रावचंद्र सेन को आज हमने पढ़ना है ना। और कल मालदेव तक हमने पढ़ लिया था। मालदेव राठौड़ के बारे में और उनकी रानी उमादे के बारे में पढ़ लिया था। क्लियर। अब जो मालदेव का पुत्र है राम सिंह और उदय सिंह, इन दोनों के पास तो पाली और फलोदी की जागीर आ गई थी, और रावचंद्र सेन जो इनके तीसरे पुत्र थे, इनको इन्होंने शासक बनाने के लिए चुना। अब इनके जो उपनाम हैं वो देखते हैं। क्या है इनके उपनाम? रावचंद्र सेन के उपनाम, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, विस्मृति नायक, विस्मृति नायक। और इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, भूला बिसरा नायक। ये नाम इनके क्यों रखे गए हैं? मारवाड़ का प्रताप इन्हें क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि जो महाराणा प्रताप हैं वो हैं मेवाड़ के शासक थे। ये उन्हीं की तरह ही, जो रावचंद्र सेन है, ये उन्हीं की तरह ही पराक्रमी शासक थे। ठीक है। प्रताप का अग्रगामी का मतलब है कि इनका जो समय था वो था 1562 से 81 तक। तो ये महाराणा प्रताप से पहले शासन कर चुके थे, तो ये उनके अग्रगामी हैं। इन्हीं के नक्शे कदम पर प्रताप भी चले थे। प्रताप का पथ प्रदर्शक, तो इन्होंने अगर प्रताप से पहले चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष किया था, तो ये इनके पथ प्रदर्शक भी बने। विस्मृति नायक और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि जो हमारे इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इनके प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनकी यशोगाथाएं बहुत लिखी हैं, उनके पराक्रम के बारे में बहुत लिखा है, लेकिन उन्होंने चंद्रसेन के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा। हालांकि जो चंद्रसेन हैं वो प्रताप की तरह ही उनसे बिल्कुल भी कम नहीं थे। उनकी तरह ही उनका शौर्य और पराक्रम था। इसीलिए, और मुगलों से उन्होंने संघर्ष किया, और प्रताप की तरह चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इतिहासकारों ने इनका ज़्यादा वर्णन नहीं किया, इसलिए इनको विस्मृति नायक या मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब चंद्रसेन के समकालीन मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह अकबर। ठीक है। अब यहाँ पे है अकबर। अकबर थे इनके समकालीन। अब अकबर चाहते थे कि ये जो चंद्रसेन है ये मेरी अधीनता बिना किसी कार्य के फटाफट से मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, कैसे भी करे अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन चंद्रसेन तो था प्रतापी शासक, ये क्यों करेगा अधीनता स्वीकार? तो इसने बिल्कुल मना कर दिया, और इसी के कारण क्या हुआ, इसने इस पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगवाया था। ठीक है। नागौर दरबार लगवाया, जिसमें इसने क्या किया, सभी शासकों को बुलवाया गया
कि यहाँ पे अकबर की अधीनता को स्वीकार करना है। तो अधीनता स्वीकार न करने वाले शासक कौन थे? न करने वाले शासक, ये गया तो था, चंद्रसेन गया था, लेकिन अधीनता स्वीकार करने नहीं गया था। ये गया जरूर था। वहां पे इसने क्या देखा कि इसका जो भाई है उदय सिंह, वो भी यहाँ पे अधीनता स्वीकार कर चुका है इसकी, तो इसको और भी ज्यादा बुरा लगता है। ये वहां से वापस आ जाता है। एक तो राव चंद्रसेन ने नहीं की अधीनता स्वीकार, महाराणा प्रताप ने भी नहीं की थी, है ना, महाराणा प्रताप ने, और देवड़ा सुल्तान, इन तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब क्या होता है, अकबर कहता है कि अटैक करो, इसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की तो चंद्रसेन पे अटैक होना चाहिए। अब ये यहाँ पे मेहरानगढ़ का शासक बना हुआ था, ये मेहरानगढ़ दुर्ग का, यहाँ पे कौन था? चंद्रसेन। ठीक है। अब यहाँ पे जो अकबर है, अकबर ने आक्रमण करवा दिया। किसके थ्रू करवाया? किसको भेजा? हुसैन कुली खां। ठीक है, ये इस पर आक्रमण करवा देता है। अब ये चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन भाद्रा जून की पहाड़ियों में चला जाता है भागकर, भाद्रा जून की पहाड़ियों में चला जाता है। इसको अधीनता ना स्वीकार करनी पड़े इसके लिए बहुत भागता है ये, कि मुझे ना तो सामने से इसके साथ क्या करना है, युद्ध करना है। इन्होंने कभी इनसे आमने सामने लड़ाई भी नहीं की, और पर इन्होंने अधीनता भी स्वीकार नहीं की। इसके बाद अब चंद्रसेन कहाँ जाता है? नागौर में चला जाता है। फिर नागौर जाता है वो, फिर डूंगरपुर, पाली, ठीक है, इतनी जगह पे ये घूमता है। अब सेकंड अटैक, दूसरी बार अटैक इस पर कहाँ होता है? दूसरी बार आक्रमण भाद्रा जून की पहाड़ी पर। अब की बार जो अकबर है वो राय सिंह को भेजता है। बीकानेर का जो राय सिंह है ये अटैक करता है किस पर? हमारे चंद्रसेन पर। फिर ये भाग जाता है। फिर तीसरी बार आक्रमण सिवाना बाड़मेर में, और ये करवाता कौन है आक्रमण? शाहबाज खां। ठीक है, शाहबाज खां आक्रमण करवाता है, 3 बार आक्रमण करवा देता है। इस तरह भागते भागते 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और 1583 में अकबर क्या करता है? 1583 तक अकबर ने मारवाड़ प्रदेश को खालसा घोषित कर दिया था, कि खालसा घोषित कर दिया। ठीक है, अब जो मोटा राजा उदय सिंह था हमारा,
उसको इन्होंने, अकबर ने क्या कर दिया, मारवाड़ प्रदेश का जो शासन था वो इसको सौंप दिया, मोटा राजा उदय सिंह को, क्योंकि इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? मोटा राजा उपाधि दी अकबर ने। ठीक है। अब ये जो मोटा राजा है, मोटा राजा उदय सिंह ने इसने क्या किया, अपनी पुत्री जगत गुसाई, या इसका नाम भानुमति भी मिलता है कहीं, का विवाह जहांगीर के साथ करवा दिया। ठीक है, जहांगीर के साथ करवा दिया। अब जहांगीर की शादी किससे हो गई? जगत गुसाई से। और जगत गुसाई किसकी पुत्री है? मोटा राजा उदय सिंह की। इन दोनों की विवाह के बाद पुत्र जो होता है वो होता है शाहजहां, जिसको खुर्रम भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मोटा राजा उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एक तो उनकी अधीनता स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। क्लियर। अब मोटा राजा का पुत्र भी है एक। मोटा राजा का पुत्र कौन है? किशन सिंह। किशन सिंह। ये जो किशन सिंह है, ये अजमेर में किशनगढ़ शहर की स्थापना करता है। किशनगढ़ शहर की स्थापना करता है। ठीक है, स्थापना करता है। मोटा राजा के काल में, मोटा राजा के काल में एक मेले की शुरुआत होती है। कौन सा है वो? मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है, ये सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला है। कब भरता है ये? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, 15 दिन तक। ठीक है, और कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ही आलम जी का धोरा है, जिसको घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सूर सिंह। इनके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है कि इसे
अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि सौंपी गई। सवाई राजा की उपाधि सौंपी गई। ठीक है। और अब देखते हैं गज सिंह। गज सिंह, अब सुरसिंह का पुत्र गज सिंह है। इसके समकालीन कौन है? समकालीन मुगल सम्राट जहांगीर व शाहजहां। ठीक है, शाहजहां और जहांगीर। अब इसकी एक पासवान होती है, गज सिंह की पासवान है अनारा बेगम। अनारा बेगम। अब जो गज सिंह है इसके पुत्र हैं, कितने हैं पुत्र? 2 हैं। एक अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, और दूसरे कौन हैं? जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़। ठीक है, 2 पुत्र हैं इनके। अब ये था बड़ा बेटा और ये था छोटा बेटा। एक दिन किसी बात पे इसने, अमर सिंह ने, अनारा बेगम को कुछ कह दिया। अनारा बेगम इससे नाराज हो जाती है और गज सिंह के पास जाती है कि तेरा जो बड़ा बेटा है ये शासक नहीं बनना चाहिए, छोटे बेटे जसवंत सिंह को ही शासक बनाएंगे आप। और ये इसकी बात मान भी जाता है और गज सिंह जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बना देता है। उत्तराधिकारी बना देता है। अब ये उत्तराधिकारी बन गया तो अमर सिंह राठौड़ है, ये नाराज हो जाता है। अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर शाहजहां की शरण में चला जाता है। और जो शाहजहां है इसे नागौर की जागीर सौंप देता है। ठीक है, नागौर की जागीर सौंप देता है। अमर सिंह के उपनाम क्या है? अमर सिंह को और क्या कहा जाता है? कटार का धनी। कटार का धनी। इसके घोड़े का नाम क्या है? बादल। मृत्यु कहाँ होती है? दिल्ली में। छतरी कहाँ है? नागौर में। और कितने खंभों की है? 16 खंभों की। क्लियर? अब जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।